Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. May 25 की आपके लिए बहुत सारे रिसोर्सेस आ रहे हैं. A separate playlist has been created. उसी के लिए CA फाइनल IDT के लिए आज हमारा एक वीडियो है that is for OIDAR सर्विसेज. OIDAR की बहुत सारी जगह अलग अलग बातें होती है. जितनी भी बातें होती है आपकी GST के रिस्पेक्ट में, प्लेस ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन, वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. रजिस्ट्रेशन के लिए काफी सारे डाउट्स आ रहे थे, उसका मैंने एक एग्जांपल क्रिएट कर रखा है, दैट वी विल सॉल्व. तो 15-20 मिनट्स का टाइम लेंगे एंड वी विल क्विकली रिवाइज द एंटायर कंसेप्ट. दो तीन बातें क्विकली बता देता हूं. सबसे पहला, अगर चैनल पे नए हो या फिर चैनल के रिसोर्सेस यूज कर रहे हो, बिना लाइक करे, बिना सब्सक्राइब करे पाप लगेगा, वीडियो समझ में नहीं आएगी. ठीक है, सो एंश्योर यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल. कर लो, इट विल हेल्प यू टू स्टे इन टच विद ऑल द रिसोर्सेस एज वेल, क्योंकि बहुत सारी चीजें अपलोड हो रही है, आगे भी होने वाली है, एंड इट विल हेल्प मी स्टे मोटिवेटेड एज वेल. ठीक है, तो कर लेना. कंटेंट आपको अच्छा लगे तो जरूर करना. दूसरी बात, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है. क्यों ज्वाइन करना है, आपका क्या फायदा है उसके अंदर? आई एम कवरिंग एमसीक्यूज, जेन्युइनली ऐसे एमसीक्यूज है जो आपने कहीं पे भी किसी बुकलेट में नहीं देखे होंगे. छोटी छोटी चीजें जो आप भूल जाते हो, दूसरे सब्जेक्ट्स कर रहे हो, आईडीटी भूल जाते हो, वो सारी बातें वहां पे हम कवर कर रहे हैं. मैं आपको इसका फटाफट से एक क्यूआर कोड दे रहा हूं, आप यहाँ पे सीधा स्कैन करो और फटाफट से चैनल को ज्वाइन कर लो. डेली 400-500 पीपल आर पार्टिसिपेटिंग एंड आई नो द फीडबैक, यू विल रियली लव द एमसीक्यूज. प्लस वहां पे डिस्कशन ग्रुप चलता है, डाउट्स पूछो और दूसरों से इंटरेक्ट करो, एंड यू कैन स्टे इन टच विद ऑल द अपडेट्स ऑल्सो जो भी मेरे चैनल पे आने वाले हैं, क्योंकि आपको May 25 के लिए अभी बहुत सारी चीजें बन रही है जो डेली अपलोड होती जाएंगी. सो स्टे इन टच. ये सर पीडीएफ कहां मिलेगा? स्टार्ट कर रहे हैं हमारी वीडियो, डोंट वरी. ये वाला पीडीएफ कहां मिलेगा? टेलीग्राम पे डलेगा. तो उस डेट का देख लेना. आज मैं 20 मार्च को ये शूट कर रहा हूं, तो 20 मार्च में आप प्लीज देख लेना. यू विल फाइंड दैट पर्टिकुलर पीडीएफ. ठीक है, क्योंकि जो पिन्ड कमेंट है वो कुछ और है, तो ये वाला 20 मार्च के दिन देख लेना. क्विकली स्टार्ट करते हैं सर. ओइडार की प्यारी सी एक समरी. वी विल कवर इंटरलिंक ऑल द प्रोविजंस दैट यू हैव स्टडीड विद रिस्पेक्ट टू द जीएसटी एंड ओइडार. सर ओइडार होता क्या, पहले तो बताओ. देखो, इसका जो मेन हमारा डेफिनेशंस आते हैं और जो सेक्शंस आते हैं वो आईजीएसटी एक्ट के थ्रू आते हैं, राइट, नॉट द सीजीएसटी एक्ट. अब सर ये ओइडार का मतलब क्या होता है? ओइडार मतलब ये ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज. ये ओइडार मतलब ये आईटी वाली सर्विसेज है. इसका एग्जांपल दे सकते हो क्या सर? इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे आप नेटफ्लिक्स देखते हो, यस, आप Amazon वेब सर्विसेज का यूज करते हो, आप कोई क्लाउड वगैरह के सर्विसेज यूज करते हो, आप कोई ऑनलाइन बुक परचेस करते हो, आप किंडल वगैरह पे कुछ परचेस करते हो, तो ये सारी चीजें क्या है? ये ओइडार ही है. ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल्स ऑफ ओइडार. तो सर अगर इसको डिफाइन करने की कोशिश करें सेक्शन 2 क्लॉज 17 में, तो ये ओइडार मतलब डिलीवरी इज मीडिएटेड बाय आईटी. मैंने इसके अंदर आपके लिए मेन पार्ट्स कवर करे. ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्मल डेफिनेशन करने नहीं आया हूं, ये एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन है. सो whatever the services are, पहली बात तो ये सर्विस है, ये गुड्स नहीं है. these are the services which are mediated by IT, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, एंड विदाउट IT आप वो काम नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, मेरी जो क्लास है क्या वो ओइडार है? आंसर इज यस. आंसर इज यस, क्योंकि वो IT के बिना, इंटरनेट और सॉफ्टवेयर के बिना नहीं चल सकती. ठीक है, तो दिस इज डिलीवरी मीडिएटेड बाय IT एंड इट इज इम्पॉसिबल टू रेंडर विदाउट द IT. एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए. अब एक टर्म आता है नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट. प्लीज इसको ध्यान से समझना, बिकॉज दिस विल इंपैक्ट माय रजिस्ट्रेशन. ध्यान से सुनो. नॉन टैक्सेबल मतलब ये बंदा रजिस्टर्ड नहीं है. टेक्निकली व्हेन वी टॉक अबाउट रजिस्टर्ड वर्सेस टैक्सेबल पर्सन, देयर इज डिफरेंस, बट यहां पे जब मैं नॉन टैक्सेबल बोल रहा हूं, आप इसको नॉन रजिस्टर्ड की तरह समझोगे. तो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, इसका मतलब द पर्सन इज अनरजिस्टर्ड. फॉर एग्जांपल, आप एक सीए स्टूडेंट हो, ठीक है, आप एक सीए स्टूडेंट हो, आप लेट्स से एक अकाउंटिंग को कोई बुक पढ़ रहे थे जो कि एक यूके के पब्लिशर ने पब्लिश करी ऑनलाइन बेसिस पे, और आपने वो चीज परचेस कर ली लेट्स से 10 पाउंड्स पे. तो आपने जो 10 पाउंड्स में वो ऑनलाइन बुक परचेस करी, यू टुक एन ओइडार सर्विस एंड यू आर अ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट. आप रजिस्टर्ड नहीं हो, तो यू आर अ एनटीओआर. तो एनटीओआर मींस अनरजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग द ओइडार सर्विसेज इन द टैक्सेबल टेरिटरी. टैक्सेबल मतलब इंडिया, नॉन टैक्सेबल मतलब अदर देन इंडिया. यस, अब हम प्रोविजंस की लिंकिंग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं प्लेस ऑफ सप्लाई को लिंक करना चाहता हूं. बेसिक डेफिनेशंस वी हैव कवर्ड, नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्लेस ऑफ सप्लाई. प्लेस ऑफ सप्लाई आर कवर्ड अंडर टू सेक्शन, सेक्शन नंबर 12 एंड सेक्शन नंबर 13. 12 is when the supplier and recipient are both in India. 13 is when supplier और recipient are outside India. तो यहाँ पे मैं पहले outside India वाला कवर कर रहा हूँ. 13-12 when supplier और recipient are outside India, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी, चांसेस पूछे जाने की यही है. Place of supply will be the location of the recipient of services, and that recipient's location will be deemed to be in India if any two of the non-contradictory conditions are satisfied. अब आपके कोर्स में, आपके बुक में, आपके सेक्शन 13 में, मेरी बुक में जिससे भी पढ़ रहे हो, वहां पे देयर विल बी 7-8 कंडीशंस. बहुत ही सिंपल है, उसको एक बार रीड मारना, मैंने कुछ यहाँ पे दिए.
दीज 8 कंडीशंस में से कोई भी दो नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब ऐसा ना हो कि वो दो कंडीशंस आपस में फिजिबली ना हो, ठीक है। सो उसमें से कोई भी टू नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। इफ दैट इज सेटिस्फाइड आई विल कंसीडर द प्लेस ऑफ सप्लाई एज इंडिया, मतलब मैं मानूंगा वो रेसिपिएंट ऑफ लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज इन इंडिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इन इंडिया बिकॉज 1312 सेज दैट प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। क्या क्या कंडीशन है? फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी मॉड्यूल, जैसे मोबाइल नंबर अगर मैं +91 डाल रहा हूं तो +91 इंडिया का कोड है। मैं कार्ड स्वाइप करता हूं, जैसे मैंने वो बुक खरीदी थी तो मैंने कार्ड यूज किया, स्वाइप मतलब मैंने कार्ड यूज किया, लेट्स से वो वीजा या जो भी रुपए कार्ड है वो इंडिया का, इट वाज इशूड इन इंडिया, तो दैट इज वन ऑफ द कंडीशंस। और क्या हो सकता है? मैंने अपना जो एड्रेस दिया है वो इंडिया का दिया है। और क्या हो सकता है? मेरा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनेट जो मैंने यूज किया बुक परचेज के लिए वो इंडिया का है। तो ये सारी कंडीशंस क्या है? अगर मैं आपको बोलूं कि सर ये दो कंडीशंस आपके सामने है, मोबाइल नंबर इंडिया का है, बिलिंग एड्रेस इंडिया का है, तो आप बोलोगे कि भैया रेसिपिएंट इंडिया का है। लॉ भी तो वही कह रहा है, लॉ भी तो वही कह रहा है कि इन दोनों में से कोई भी दो कंडीशन आप मीट करवा दो तो आप उसको इंडिया का लोकेशन मान लेना, ठीक है, सिंपल है। तो रेसिपिएंट का एड्रेस, कार्ड इशूड इन इंडिया, बिलिंग एड्रेस इंडिया का दिया है, बैंक जो मैंने यूज किया लेट्स से नेट बैंकिंग के लिए वो मेरा इंडियन एचडीएफसी का बैंक था, और आईपी एड्रेस इन इंडिया, ऐसे करके 6-7 कंडीशन है, उसमें से कोई भी दो सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, अब सर ये तो बात रही सेक्शन 13 की। व्हाट इफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर बोथ इन इंडिया? देयर इज पॉसिबिलिटी दैट, कई बच्चों को क्वेरी हो बिकॉज ये मेरे पास आया था कि सर ओइडा मतलब सप्लायर तो बाहर ही होगा ना? नहीं बेटा जी, सप्लायर और रेसिपिएंट इंडिया में भी हो सकते हैं। क्या मैंने ओइडार की सर्विस को डिफाइन करते वक्त ये बोला कि एक बंदा जरूरी बाहर होना चाहिए? नहीं, दोनों इंडिया में भी हो सकते हैं। लेट्स से इंडिया में गूगल का ऑफिस, इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज को कोई सर्विस दे रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग की या क्लाउड स्टोरेज की, तो वो सप्लायर रेसिपिएंट आर बोथ इन इंडिया। तो अगर बोथ आर इन इंडिया, if supplier and recipient are both in India, then which section will apply? Section number 12. And which subsection will apply? Section number 12 subsection 2 will apply. Why? Because default provision लगेगा। स्पेसिफिक तो कोई लगता नहीं है सेक्शन 12 में ओइडार के लिए, लेकिन जब 13 की बात होती है तब स्पेसिफिक सबसेक्शन 12 लगता है, वहां पे डिफॉल्ट प्रोविजन मत लगाना। समझ में आया? चलो अब सर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, आरसीएम की, एफसीएम की, सब इसको लिंक करते हुए चलते हैं। अगर सप्लायर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, देखो सप्लायर इंडिया में और रेसिपिएंट भी इंडिया में है, तो वहां पे आपको कोई डाउट आने नहीं वाला, वहां पे नॉर्मल एफसीएम लगता है। ओके, ये जो कहानी चलती है वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस में चलती है, जहां पे आपको कंफ्यूजन होता है, और इसी का मैंने नीचे एग्जांपल बनाया है, वो सुनते जाओ, आपको सब क्लियर करवा दूंगा। सप्लायर इज इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, यस, ओइडर सर्विस इज गिवन टू अ रेसिपिएंट इन इंडिया, ठीक है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द स्टेटस ऑफ द रेसिपिएंट। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो क्या वो एनटीओआर है? आंसर इज नो, बिकॉज ही इज रजिस्टर्ड। And if he is registered, then RCM will apply. This person will pay tax to the government and will take credit. आप ये भी ऐड करना चाहो तो लिख सकते हो, RCM के अंदर वो टैक्स पे करेगा and he will take the ITC as well. कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड बाकी की कंडीशंस पूरी हो। बट सर व्हाट इफ द पर्सन इज अनरजिस्टर्ड? अनरजिस्टर्ड है तो वो कौन है? एनटीओआर, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, और वहां पे क्या लगेगा फिर? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि सर आप इमेजिन करो, आप एक सीए स्टूडेंट थे, आपने रात को वो बुक परचेस करी, अब क्या हम आपको बोलेंगे कि आरसीएम के अंदर, यू नो दैट इफ अ पर्सन इज मेड लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, ही फॉल्स अंडर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। डू यू फील द गवर्नमेंट विल आस्क यू एनटीओआर टू टेक रजिस्ट्रेशन एंड पे टैक्स अंडर आरसीएम? एब्सोल्युटली नॉट, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। सो here FCM will apply and that person will have to come into India. अगर उसका रिप्रेजेंटेटिव हो तो वो भी चलेगा, उसका इंटरमीडियरी हो तो वो भी चलेगा, वो सेक्शन नंबर 14 में आपको लिंक कराऊंगा अभी, बट सेक्शन 14 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसीजरल है बहुत। आई विल टेल सेक्शन 14 बट एट द एंड। मेन बात सुन लो कि यहाँ पे सेक्शन 14 लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे किया जाएगा। दैट सप्लायर विल बी लायबल टू टेक सिंगल रजिस्ट्रेशन अंडर सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम। सिंगल रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल रूल कहता है कि आप जहां जिन जिन स्टेट से सप्लाई कर रहे हो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है एज पर सेक्शन नंबर 22, बट दिस पर्सन इज आउटसाइड इंडिया, तो वो किसी स्टेट से सप्लाई नहीं कर रहा है, तो उसको पूरे इंडिया के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन लेना है फॉर द पर्पस ऑफ दीज काइंड ऑफ सप्लाईज टू एनटीओआर। यस, तो उसको बोलते हैं सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम। सिमिलर स्कीम एग्जिस्ट फॉर द ऑनलाइन गेमिंग मनी। ऑनलाइन गेमिंग का अलग वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब सर व्हाट इफ ही हैज अ रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया? क्या वो टैक्स पे कर सकता है? यस, ही शैल गेट रजिस्टर्ड एंड पे आईजीएसटी। उसको पे सप्लायर को एक्चुअल में आने की जरूरत नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव टैक्स पे कर सकता है। लेकिन अगर वो खुद भी इंडिया में नहीं है, इफ ही डजंट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस एंड ही डजंट हैव अ रिप्रेजेंटेटिव, तो ऐसा नहीं कि माफ कर देंगे, फिर तुम्हें आना पड़ेगा इंडिया में। यू विल हैव टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया टू पे आईजीएसटी। तो या तो खुद हो तो पे करो, रिप्रेजेंटेटिव हो तो वो पे करे, कोई भी नहीं है तो अपॉइंट करो किसी को। यू हैव टू पे टैक्स IGST. Why IGST? Because it is an interstate. It is an interstate supply. ठीक है, तो आपको वो पे करना पड़ेगा।
और जब सर ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आ जाता है ना, तो दिस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर सेक्शन 24. सो हियर दिस पर्सन कैन नॉट से दैट नो माई सप्लाई वैल्यू इज वर्थ रुपीज लेट्स से ओनली 1 लाख और लेट्स से ओनली 5,000 और लेट्स से ओनली 100. डज नॉट मैटर, यू आर कवर्ड अंडर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन. रिपीटिंग माई पॉइंट, सेक्शन नंबर 24 में, सेक्शन नंबर 24 में जो कि बात करता है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की, कौन सा केस कवर करा गया है? सप्लायर इज इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, ही इज गिविंग ओइडार सर्विस टू हुम? एनटीओआर. सर यहां पे रजिस्टर्ड पर्सन क्यों नहीं लिखा? अरे मेरे लाल, अगर रजिस्टर्ड हो तो आरसीएम लग जाएगा ना, फिर उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में क्यों फॉल करवा रहे हो सप्लायर को? समझ आ रही है बात? लिंकिंग हो रही है धीरे धीरे? हाँ सर, ओके चलो, ये सब एक साथ दिख रहा है क्योंकि इंटरलिंक्ड है आपस में, ठीक है? तो ये एफसीएम में यहाँ पे सेक्शन नंबर 24 लग जाएगा, यहाँ पे सेक्शन नंबर 24 बिल्कुल भी नहीं लगेगा, यहाँ पे कोई सेक्शन नंबर 24 की एप्लीकेबिलिटी नहीं है. चलो अब एक एग्जेम्पशन में भी पढ़ते हैं हम आईजीएसटी के. देयर इज वन ऑफ द एग्जेम्पशन व्हिच सेज दैट इफ द सप्लायर इज इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी एंड द रेसिपिएंट इज सीजी, एसडी, यूटी, एलए इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू पर्पस अदर देन कमर्शियल बिजनेस इंडस्ट्री. तो देयर इज सम पर्सनल पर्पस इन्वॉल्वड, or the recipient is an entity of 12AA registered under Income Tax Act and it is providing charitable activities. तो उस केस में the amount is exempt except for OIDAR services. सर अगर यहाँ पे मैं ये नहीं लिखता तो फिर इस पर्टिकुलर पार्ट का मतलब ही नहीं बचता, इंडिविजुअल विथ रिस्पेक्ट टू पर्सनल पर्पस, क्योंकि वही तो एनटीओआर था. तो मतलब मैं ऊपर बोलता एनटीओआर के केस में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लो और यहां पे उसको एग्जेम्प्ट कर देता. नहीं भाई, एग्जेम्प्ट नहीं है, मैंने बोला एग्जेम्पशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ओइडार सर्विसेज. ओके, तो एनटीओआर के केस में ये चीज लगेगी, इट इज नॉट एग्जेम्प्ट. अब एक पर्टिकुलर्स ऑफ टैक्स इनवॉइस जो सेक्शन 31 में पढ़ते हैं, वहां पे भी ओइडर का रेफरेंस है. आपको याद होगा कि जब रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होता है तो डिपेंड करता है कि वो 50,000 से ज्यादा वैल्यू है या नहीं है. उसके हिसाब से आई हैव टू डिक्लेयर द डिटेल्स इन द टैक्स इनवॉइस कि उसको चाहिए या नहीं चाहिए. यस, तो इन पर्टिकुलर ओइडर सर्विसेज केस, इफ द सप्लाइज टू अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट देन वी डोंट हैव टू सी द वैल्यू. चाहे 1 रुपया की सप्लाई क्यों ना हो, आपके टैक्स इनवॉइस में यू नीड टू मेंशन द स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट एंड दैट स्टेट विल बी डीम्ड टू बी द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर. मतलब सप्लायर के रिकॉर्ड्स में वो एड्रेस माना जाएगा. दिस में ऑल्सो हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई. समझ में आया? तो यहाँ पे टैक्स इनवॉइस में ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट आता है ओइडार के रिस्पेक्ट में. ओके, दिस इज आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑब्वियसली ओइडार. अब बैलेंस पॉइंट्स कुछ जो और ओइडार का रेफरेंसेस आता है सुनना. ओइडार वाला जो सप्लायर है ही इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम डायनेमिक क्यूआर कोड. डायनेमिक क्यूआर कोड किसके लिए लगता है? B2C केसेस के लिए. B2C केसेस के लिए अगर आपका टर्नओवर मोर देन 500 CR हो इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द जीएसटी. यस, तो उस केस में यू आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम डायनेमिक क्यूआर कोड, चाहे आपका ये वाला क्राइटेरिया हिट क्यों ना हो रहा हो. उसके सिवाय GSTR 1 और 3B की फाइलिंग की जरूरत नहीं है. कब? जब सप्लायर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में हो. मार्क माय वर्ड्स, इफ द सप्लायर इज इन इंडिया, लेट्स से मैंने गूगल इंडिया, रिलायंस इंडिया का एग्जांपल लिया था, वहां पे ये एग्जेम्पशन नहीं है, वहां पे GSTR 1 और 3B फाइल किया जाएगा. आई होप यू आर एबल टू मार्क दिस पॉइंट. वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है एंड द सप्लाई इज गिवन टू एनटीओआर, तो वहां पे GSTR 1 और 3B फाइल नहीं करना. लेकिन अगर इफ सप्लायर इज इन टैक्सेबल टेरिटरी TT, then obviously 1 and 3B will be filed. 1 and 3B will be filed. फिर नॉर्मल फाइलिंग आपकी कंटिन्यू करी जाएगी. ओके, चलो अब सर मेन इनकी रिटर्न कौन सी होती है ओइडार वालों की? वो होती है GSTR 5A. ठीक है, मंथली फाइल होती है 20th तक. सो देखो सप्लायर ये है आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया वालों के लिए नहीं है. इन इंडिया वालों के लिए आई एम ऑलरेडी कवरिंग GSTR 1 and 3B. तो दिस इज अगेन आउटसाइड इंडिया. ओके, ही इज गिविंग ओइडार सर्विसेज टू हुम, इट कैन बी एनीवन, एनटीओआर और रजिस्टर्ड पर्सन. अब यहां पे आपको डाउट आ सकता है सर रजिस्टर्ड पर्सन में तो आरसीएम लग गया. स्टिल डिक्लेयर कर. अगर तूने रजिस्ट्रेशन लिया है तो GSTR 5A फाइल कर एंड यू डिक्लेयर इट. आई नो यू आर नॉट गोइंग टू पे टैक्स. रजिस्टर्ड पर्सन जब रेसिपिएंट हो वो आरसीएम के अंदर टैक्स पे करने वाला है, बट स्टिल आई वांट यू टू बी डिक्लेयरिंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट इन योर GSTR 5A so that I can correspondingly check, the government can correspondingly check whether registered person is paying tax under RCM or not. मंथली फाइलिंग होती है कैलेंडर मंथ, जनवरी का फरवरी में, फरवरी का मार्च में टिल 20th. इज इट क्लियर? एग्जाम्पल से पहले मैंने सेक्शन 14 का थोड़ा सा और एक्सटेंशन दिया है, सुन लो. प्रोसीजरल बात है. अगर सप्लायर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है और रेसिपिएंट इज ए नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट और वो एक ओइडर की सर्विस दी जा रही है एंड देयर इज एन इंटरमीडियरी इन्वॉल्व,
Pay attention what I'm saying. Supplier is outside India. Recipient is a non-taxable online recipient and intermediary is involved. He is arranging the supply. तो हम इसके अंदर एक डिमिंग प्रोविजन लेके आते हैं और हम इंटरमीडियरी को बोलते हैं कि भैया तू रजिस्टर हो जा, यू रजिस्टर योर सेल्फ एंड यू पे द IGST. So this intermediary is in again non-taxable territory, but he is arranging the supply. तो हम मानेंगे कि सप्लायर ने इंटरमीडियरी को सप्लाई किया और इंटरमीडियरी ने एनटीओआर को सप्लाई किया. लेकिन अगर ये इंटरमीडियरी ये चार बातें अगर ये इंटरमीडियरी ये चार बातें प्रूफ कर दे तो इस केस में ये डिमिंग प्रोविजन नहीं लगेगा. सप्लायर ओनली विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स. तो देखो एक्सेप्ट व्हेन इनवॉइस बाय द इंटरमीडियरी आइडेंटिफाइज द सर्विस एंड सप्लायर. इनवॉइस में क्लियरली लिखा गया है कि सप्लायर कोई और है, ओडार सर्विस है एंड सप्लायर कोई और है. इंटरमीडियरी डज नॉट पार्टिसिपेट इन चार्ज, मतलब ही डज नॉट कलेक्ट और ऑथराइज एनी काइंड ऑफ पेमेंट. ही इज नॉट इन्वॉल्व इन कलेक्शन ऑफ पेमेंट. इंटरमीडियरी डज नॉट ऑथराइज डिलीवरी, वो डिलीवरी भी ऑथराइज नहीं करता, उसका कोई मतलब नहीं है. एंड द जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस आर सेट बाय द सप्लायर नॉट इंटरमीडियरी. तो इसके अंदर बेसिकली बात ये निकल के आ रही है कि पूरा का पूरा जो कंट्रोल है ना, पूरा का पूरा कंट्रोल लाइज विद द सप्लायर इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी. सो ही इज ओनली रिस्पॉन्सिबल. हम इंटरमीडियरी को बीच में नहीं लेके आएंगे. ही इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर IGST पेमेंट एंड कंप्लायंसेस. IGST पेमेंट एंड कंप्लायंसेस. आप प्लीज रिटर्न वाली गलती मत करना. मैं फिर से बता रहा हूं, अगर सप्लायर इंडिया में रजिस्टर्ड है, नॉर्मल ओइडर सर्विस दे रहा है और वो दोनों इंडिया में ही है, तो नॉर्मल 1 and 3 भी फाइल होने वाला है. 5A का इन्वॉल्वमेंट कब आएगा? जब सप्लायर आउटसाइड इंडिया होगा. ठीक है. अब रजिस्ट्रेशन और RCM FCM के बारे में एक आपका क्वेश्चन जो बन सकता है, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन एंड यहीं पे आपकी गलती होती है. तो सुनो, अगर मैंने जस्ट हेडिंग ली है क्या क्या, देखो सप्लायर का लोकेशन, रेसिपिएंट का लोकेशन. आप अभी ये वाली बात इग्नोर करो, साइड वाली, इसको थोड़ा सा ऐसा बड़ा करते हैं. आप ऐसे एनालाइज करते. देखो सप्लायर अगर इंडिया में है एंड रेसिपिएंट भी इंडिया में है, तो चाहे वो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, नॉर्मल FCM लगेगा एंड नॉर्मल सप्लायर विल पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. तो यहां पे टैक्स लगेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. दिस विल बी ट्रीटेड एज जस्ट अ नॉर्मल ट्रांजैक्शन. तो जब सप्लायर इंडिया में है, द स्टेटस डज नॉट मैटर. आप ये नोटिंग कर सकते हो, स्टेटस डज नॉट मैटर. रेसिपिएंट स्टेटस डज नॉट मैटर. आ गया हो. अगर सप्लायर आउटसाइड इंडिया है तो आपको एकदम थोड़ा सा अलर्ट रहना है. अगर सप्लायर आउटसाइड इंडिया है तो देखना है कि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है. अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है तो RCM लगने वाला है. टैक्सेबिलिटी तो है ही और RCM लग जाएगा. क्या यहां पे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन आएगा? बताओ, क्या यहां पे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन इन्वोक होगा? आंसर इज नो. सेक्शन नंबर 24 नॉट एप्लीकेबल विथ रिस्पेक्ट टू सप्लायर. And if the supplier is outside India and recipient is unregistered, मतलब who is he? He is NTOR. क्या टैक्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा, बट फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. तो यहां पे हम सेक्शन नंबर 14 लगाएंगे. ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और सेक्शन नंबर 24 लगेगा. मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लगेगी, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन. ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं यहां पे रिटर्न का भी लिंकिंग कर देता हूं. अगर सप्लायर इंडिया में है ओइडार का, तो यहां पे GSTR 1 and 3B की नॉर्मल फाइलिंग होगी. GSTR 1 and 3B की नॉर्मल फाइलिंग होगी. और अगर सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, इस केस में ये देखो, ये वाले केस में जब वो रजिस्टर्ड हुआ है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे, तो यहां पे आपका GSTR 5A इन्वॉल्व हो जाएगा. GSTR 5A. इज इट क्लियर? ओके सर, अगर सप्लायर इंडिया में है एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, तो ये तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बन जाएगा. तो यहाँ पे तो ये जीरो रेटेड बन जाएगा. देयर विल बी नो टैक्स इंप्लीकेशन. एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ऑब्वियसली प्रोवाइडेड अदर कंडीशंस आर फुलफिल्ड. जैसे पेमेंट वगैरह की जो होती है 5 कंडीशंस होती है, यू रिमेंबर राइट? प्रोवाइडेड अदर कंडीशंस आर फुलफिल्ड. सर ये क्यों प्लेस ऑफ सप्लाई आपने बाहर पिक किया? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी आउटसाइड इंडिया, तो देयर विल बी नो टैक्स. अरे अभी तो ऊपर सेक्शन 13 मैंने करवाया ना, सब सेक्शन 12 में, कि द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और रेसिपिएंट बाहर है. समझ में आया? यस. और सर अगर दोनों ही आउटसाइड इंडिया है तो भाई उसके अंदर GST की बात क्यों होगी? हाँ भाई, इसके अंदर GST की बात क्यों होगी? व्हाई टॉक अबाउट GST? व्हाई टॉक अबाउट आवर GST? आई थिंक ये वाला ही एरिया रहता है रजिस्ट्रेशन, RCM, FCM.
which creates a lot of problem. We have invested 20 minutes and this is completely done from my side. ये PDF मैं ऐसा का ऐसा अपलोड कर दूंगा अभी टेलीग्राम चैनल पे, तो प्लीज ज्वाइन कर लेना. आई जेन्युइनली होप ओइडार सर्विसेज में आपको कॉन्फिडेंस है. सारी चीजें एक साथ आपके सामने रखी गई थी ओइडार की. ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस और आएंगे, डोंट वरी. बहुत सारी चीजें ऑलरेडी प्लान हो रही है. तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में. सो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय.